Surah mere menje paman dathana bir menje sikha padang smadhyani buddham। साहब पीर फ़कीर समर संत मान्यवर काशीराम साहब अगर आज स्वस्थ होते, उनको ब्रेन हेमरेज या शुगर या हार्ट का जो स्ट्रोक था ना आया होता और सब कुछ स्थिति ठीक ठाक होती तो 90 साल के आज वो हमारे बीच में होते, पर 2006 में वो चले गए। सामाजिक आदमी जब दिल से काम करता है और पूरा अपना तन मन पूरी ज़िंदगी सामाजिक काम के लिए लगा देता है और फिर सामाजिक काम के परिणाम उस मेहनत के अनुरूप नहीं आते या अनएक्सपेक्टेड ऐसी जो संभावनाएं होती हैं, जो बीच में ऐसे लोग होते हैं जिनकी समझ कम हो, जिनकी जानकारी कम हो या जिनको लालच आ जाए, जिनको राग आ जाए, जिनको द्वेष आ जाए, जाने में अनजाने में, समझ में ना समझ में, जब वो बीच में हर्डल्स डालते हैं तो जो लोग मन से काम करते हैं और जो लोग अपना सब कुछ लगाते हैं उनको मानसिक परेशानियां होती हैं। मानसिक परेशानी इसलिए होती हैं क्योंकि वो देखते हैं कि सामाजिक नुकसान करने वाले लोग उसी समाज के हैं जिस समाज के लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगाई है। तो शिकायत किससे करें, तो लड़ें किससे? जिनके लिए, जिनके उत्थान के लिए जीवन देता है आदमी, जिनके उत्थान के लिए तन मन से काम करता है, धन से काम करता है, जिनके उत्थान के लिए दिन रात एक करता है अपनी सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के, और जब वही लोग उस काम को रोकें तो क्या करे? तो फिर आदमी का ब्रेन हेमरेज हो जाता है, फिर उसको हार्ट अटैक आने शुरू हो जाते हैं, फिर वो परेशान होना शुरू हो जाता है, फिर उसके माइंड की ब्लॉकेज शुरू हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोचता है। वो सोचता है कि वो कर क्या रहा है और हो क्या रहा है। उसको पता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है और जो लोग रोक रहे हैं वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। उसका नुकसान हो जाए डर और चिंता नहीं होती, पर जिस उद्देश्य के लिए वो काम कर रहा है और जिनके लिए काम कर रहा है अगर वही रोकें तो अजीब सी स्थिति है। तो ऐसे में जो दिल से काम करता है, सच काम करता है, अच्छा काम करता है, उसको शारीरिक और मानसिक परेशानियां आ जाती हैं। यही कारण था कि साहब एक अच्छी आयु, एक अच्छी सेहत के बाद, एक सब कुछ होने के बाद भी जल्दी चले गए और ऐसी बीमारी जो नेचुरल नहीं थी उसके शिकार हो गए। समन संघ ने उनको 11 फरवरी को पीर फकीर का सम्मान दिया, दर्जा दिया। दरअसल उनको क्या दिया, क्योंकि कोई व्यक्ति मरने के बाद वापस आता नहीं। किसी को जीते जी उसको काम का सम्मान मिले तो सम्मान उसके आनंद का, उसके सुख का, उसके चैन का, उसके व्यक्तित्व का कोई काम आने की चीज़ हो सकती है। पर मरे हुए व्यक्ति को, गए हुए व्यक्ति को, जाने वाले व्यक्ति को, जो जा चुका है उसको उसके काम का नाम सम्मान या मान दो तो दरअसल वो समाज अपने लिए ही वो मान सम्मान लेता है। देर से लिया हुआ फैसला, यानी ऐसा फैसला जो उस समय लेना चाहिए था, जो जीवित थे पर नहीं ले पाए, नहीं समझ थी तो देर से लिया, तो अपने आप को माफ़ करते हुए समाज उनको कहता है कि आप हमारे पीर हैं, फ़कीर हैं, समण हैं, संत हैं, मान्यवर हैं, काशीराम हैं, साहब हैं। और जीते जी खूब विरोध भी लोग करते हैं और दबा के विरोध करते हैं। ऐसा विरोध करते हैं कि बड़े बड़े नुकसान उससे हो जाते हैं और कोई समझ नहीं सकता कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे। साहब काशीराम जी साधारण व्यक्ति, साधारण स्टूडेंट, पढ़े। जैसा कि पंजाब के अंदर जो रविदासी लोग होते हैं या जो रविदासी सिख परिवार होते हैं, और जैसा पढ़ाई का एक उस समय बाबा साहब के बाद में लोगों में रुतबा आया कि भाई पढ़ना चाहिए, वो पढ़े। पढ़ने के बाद में वो DRDO में साइंटिस्ट हुए और पूना चले गए। उनका कोई मूवमेंट से, डॉक्टर अम्बेडकर से, उनकी किसी वाणी से, किताब से दूर दूर तक भी कोई संबंध नहीं। रविदासी थे, नाम भी वो अपना रविदसिया ही लिखते थे। जैसा परंपरा, जैसी चीज़ें, वैसा ही उनका सब कुछ। बाल उन्होंने रखे नहीं, हालांकि सिखिज्म को अपना चुका था उनका परिवार, पर बाल उन्होंने रखे नहीं।
जिद्दी थे, जिद्दी स्वभाव के थे बच्चे से ही। तो वहाँ जो दीना बहाना जी थे, उन्होंने चूँकि बाबा साहब को सुना था, देखा था, और वो उनकी बात को जानते भी थे, वो भी रेबल किस्म के इंसान थे, विद्रोही थे, वो नौकरी करते थे वहाँ। उनके साथ में घटना घटी, उन्होंने वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन की छुट्टी मांगी 14 अप्रैल को। जो वहाँ के वमन लोग थे उन्होंने मना कर दिया, उनकी नौकरी खा गए। नौकरी की कोई चिंता क्या होगी किसी 4th क्लास कर्मचारी को, पर एक इज्जत की बात थी कि बाबा साहब अम्बेडकर की छुट्टी नहीं हुई तो वो उसके लिए आगे बढ़े और उन्होंने अपने आदमी वहाँ ढूंढे। तो रविदसिया सिख यानी कि जो साहब काशीराम, पीर फकीर समर संत मान्यवर काशीराम जी थे, वो वहाँ मिले, नौकरी करते थे, अपनी बात रखी, जानते थे समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि अफसर है, किताब दे दी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसे पढ़ा, पुरानी समझ रही होगी कोई पीर फकीर समर संत की, वो संत वाला, वो फ़कीर वाला, वो पीर वाला, वो समणों का जो रुतबा है वो वापस आया और वो किताब असर कर गई। वो किताब दरअसल एनिहिलेशन कास्ट ऐसी है कि उसके एक एक सेंटेंस पे एक एक किताब लिखी जा सकती है। बहुत गंभीर किताब है, बहुत कमाल की किताब है। एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, हर सेंटेंस में, हर पैरे में एक एक किताब लिखी जा सकती है, इतना उसके अंदर मटेरियल है। वो दरअसल जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं उनका एक असेंबली है वो किताब। तो जो जानकार हैं, जो समझदार हैं, उनके लिए तो एक बार ही बहुत है। बस साहब ने वो पढ़ी, पढ़ने के बाद में फिर नौकरी में मन नहीं लगा और उनको समझ में आया कि दुनिया कहाँ काम करती है और कैसे हम एडजस्ट करते हैं। क्योंकि बचपन के बहुत सारे अनुभव पंजाब में भी रहे होंगे, पंजाब के अंदर भी कास्टिज्म चलता है, प्रताड़ना कम है पर कास्टिज्म है और आज भी है। वो सब झेला होगा, उन्होंने देखा होगा, तो बात समझ में आ गई होगी कि लड़ना चाहिए। तो लड़ने का जब रुतबा किसी व्यक्ति में सच्चा आता है और वो शादीशुदा नहीं है, शादीशुदा है तो मजबूरी है क्योंकि शादी की है, पर अगर शादीशुदा नहीं है तो वो फिर लड़ने के लिए पूरी तैयारी करता है। वो शादी नहीं करेगा, वो घर छोड़ देगा, वो नौकरी छोड़ देगा, वो पारिवारिक रिश्ते छोड़ देगा, वो कपड़े पहनने के जो शौक़ हैं उनको छोड़ देगा, खाने पीने के शौक़ हैं उनको छोड़ देगा, बाल नहीं रखाएगा, कम से कम वस्तुओं में गुजारा करेगा, प्रतिज्ञा करेगा। ऐसी प्रतिज्ञाएं पुराने समय में जो धम्मिक संघ हुआ करता था, जिसको भिक्खु संघ बोला करते थे, वहाँ 50,000 भिक्खुओं ने की हैं। घर छोड़े, खाना छोड़ा, 24 घंटे लोगों को जन जागरण कराया। ये संतों की एक तरह से परंपरा है। ये संत सारे ऐसा ही करते हैं कि वो घर भी छोड़ेंगे, खाना भी एक टाइम खाएंगे, मिल गया तो ठीक है, कपड़े पैसे, कोई पैसा वैसा भी नहीं पकड़ेंगे, अपने हाथ से पैसा रखेंगे भी नहीं, कोई अकाउंट नहीं खोलेंगे, कोई कोष इकट्ठा नहीं करेंगे, कोई थैली में पैसा जमा नहीं करेंगे, पैसा मांगेंगे नहीं, बस दिन रात काम करेंगे और ऐसे लोगों को ढूंढते रहेंगे और उनको इकट्ठा करते रहेंगे, समाज को जगाते रहेंगे। ये संत परंपरा के लक्षण हैं। उनमें भी आगे पुराने संत रहे होंगे, उनमें भी आगे। और उन्होंने कमिटमेंट कर ली, वो घर नहीं जाएंगे, पैसा हाथ से नहीं पकड़ेंगे, कपड़े एक जोड़ी रखते थे ब्रीफ केस में, एक जोड़ी पहनते थे, मिल गए तो ठीक है। कई बार बनियान फटे वटे भी हुए, कोट वोट उन्होंने शमशान से उठाए, ऐसा बताते हैं कि उनके लोग के शमशान से मुर्दों का जो कोट था वो ला के पहना करते थे। खाना मिल गया ठीक है, नहीं मिला ठीक है, बस जिद थी, काम करना है। तो काम करने की समझ नहीं तो शुरुआत कहाँ से करें? तो पॉलिटिकल काम को ही काम समझा और आरपीआई के सहयोग में काम करने का ठाना। आरपीआई को देखें क्या आरपीआई करती है, क्योंकि मूवमेंट, संतों की मूवमेंट या सोशल मूवमेंट या सोशल रिफॉर्म, इनको बाद में पकड़ता है आदमी। उसको लगता है कि राजनीतिक सत्ता से सब चीज़ें बदली जा सकती हैं, इसलिए राजनीतिक सत्ता की तरफ जाता है। तो आरपीआई को देखा, आरपीआई के लोगों को देखा, आरपीआई का समर्थन किया, पर देखा कि आरपीआई तो पूरी के पूरे लोगों का जो सौदा है वो एक सीट में, एक एमपी की सीट में कर बैठी। उनका मोह भंग हो गया, वो उन्होंने वहाँ से छोड़ दिया। कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में वो अपनी बात नहीं कह पाए, क्योंकि महाराष्ट्र के लोग उस समय डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में ज़्यादा जानते थे। पीर फकीर समर संत मान्यवर काशीराम जी की तो शुरुआत थी। तो शुरुआत वाले जानकारी के आदमी को, व्यक्ति को, जो व्यक्ति एमपी एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं, वो क्यों भाव देंगे? नेचुरल सी बात है। तो वहाँ भाव नहीं मिला, उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, करना भी नहीं चाहिए क्योंकि जानकारी कम रही होगी। उन्होंने पंजाब में ट्राई किया,
पंजाब के लोगों को क्रांति की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है, रिफॉर्म की इतनी जरूरत नहीं आज भी। ये बात हम खुले तौर पे इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, यानी समर संघ एक्सपीरियंस कर रहा है। पंजाब के लोगों को आवश्यकता नहीं है, उनका काम चलता है, उनको देश विदेश में नौकरी मिल जाती है, वहाँ से उनको कुछ मिल जाता है और वो अपना दरअसल खाने पीने की तरफ से पूरी तरह से परफेक्ट है, उनको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ी बहुत उनको जातिवादी समस्या रही होगी, कास्ट की प्रॉब्लम रही होगी, वो उसको टॉलरेट कर लेते हैं। संख्या बहुत ज़्यादा है पंजाब में, समणों की संख्या ज़्यादा है, समण मजबूत भी हैं, पर साहब काशीराम जी को एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने क्योंकि उनको कोई दिक्कत ही नहीं, उनको परेशानी नहीं। तो यूपी आए। यूपी में मूवमेंट पहले से ही चल रही थी, लगे हाथों जब चल रही मूवमेंट वो जुड़े, लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया, काम बढ़ने लगा, काम आगे चलने लगा। हमने जो पीर फकीर समण संत का जो टाइटल समण संघ ने उनको दिया वो उनके पहले हिस्से को दिया है, राजनीतिक वाले हिस्से को नहीं कहते क्योंकि हमारा राजनीति में जाने का नहीं है। इसलिए कल को कोई ये कहे वो तो राजनीति के माहिर थे, राजनीति के गुरु थे, या मास्टर चाबी बता के गए या ताला चाबी बता के गए, तो हम संत वाले पार्ट पे जो रिफॉर्मर वाला पार्ट है उसको बेस मान के उनके काम को आगे बढ़ा के उनको सम्मान करते हैं। हमें राजनीति से कोई गुरेज नहीं है, पर कल को कहीं आर्गूमेंट करे तो आप इस बात को बोल सकते हैं। तो साहब काशीराम ने जब काम शुरू किया, पीर फकीर समर संत ने जो काम शुरू किया, तो उनके साथ में उनके साथी जो नौकरी करते थे वो थे, कई लोगों ने साथ दिया। एक मनोहर आटे थे जो उनके सेक्रेटरी बने, जिन्होंने 250 रुपये सेक्रेटरी के लिए और देने के लिए बात कही। एक खोबरागढ़े थे, एक खापड़े थे और एक झल्ली थे। घटनाएं घटती हैं तो कैसे आदमी बदलता है, कैसे चीज़ें बदलती हैं, उसका एक बारीक उदाहरण आपको बता रहा हूँ। खोबरागढ़े अभी एक्सपायर हो गए हैं नहीं, उनकी इच्छा जागृत हुई। इच्छा जागृत हुई होगी नाम कमाने की, या इच्छा जागृत हुई होगी हम कह नहीं सकते, पर जैसा कई लोगों से हमने सुना पुराने समय से और कई लोगों का हम इंटरव्यू लेके बता भी सकते हैं, उनसे कहलवा भी सकते हैं, उन्हीं के आधार पर है। इच्छा जागी होगी साहब काशीराम बनने जैसी, इच्छा जागी होगी उनका नाम हो जाए, इच्छा जागी होगी कि जो काम चल रहा है, क्योंकि साहब ने बाम से बनाई और संघ के पैटर्न पे बनाई, उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, उसमें पैसा नहीं इकट्ठा होता था, पैसा जितना काम में लगता था खर्च हो जाता था। जब रजिस्ट्रेशन नहीं तो अकाउंट भी नहीं, तो उसका अकाउंट भी नहीं था, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों के अकाउंट की जरूरत भी नहीं पड़ती। उसके अंदर बातें होती थी जन जागरण की, जगाने की, पे बैक टू सोसाइटी की। तो जो राम खोबरागढ़े थे उनके मन में कहीं जो लालच आया, उस लालच के तहत में उन्होंने 2 सीधे साधे लोग, झल्ली जी और खापड़े जी, उनको अपनी तरफ करना शुरू किया और वो उनके बातों में, उनके कहने में आने लगे। दिल्ली के अंदर एनडीएमसी के अंदर एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में साहब काशीराम जी के अगेंस्ट में 4-5 घंटे 6 घंटे बातें चली, चार टॉपिक पे बातें चली। एक टॉपिक था कि बाम शिव को रजिस्टर्ड नहीं कराया गया है। एक टॉपिक था कि मनोहर आपटे को इतनी ज़्यादा तवज्जो क्यों, क्योंकि वो ऑफिस में काम करते थे, इसलिए काम सारा उनसे देते थे, तो लोगों को आर खोबरागढ़े को लगता था कि ये तवज्जो देते हैं। मनोहर आपटे की पिटाई भी करवाई गई, जो खोबरागढ़े हैं उन्होंने उनकी पिटाई भी करवाई। एक ये कहा गया कि मायावती को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है, और एक वहाँ बात चली साहब काशीराम और बहन मायावती जी के कुछ रिलेशन के बारे में, खराब बातों का चर्चा। ये 4 टॉपिक पर हम बातें चली जिसमें साहब काशीराम जी को नहीं बुलाया गया, पर जो लोग थे उनसे मेरी बात हुई, जो उन्होंने मेरे को बताया। वहाँ ये बात नहीं हुई कि काम क्या चलना चाहिए, काशीराम जी का विजन क्या है, उनसे क्या पूछना चाहिए, बाम सिर्फ क्या कर रही है, या जो DS4 है वो क्या कर रही है, या जो BSP है वो क्या करेगी, या आगे क्या प्लान है, क्या करना चाहिए, हम क्या करने वाले हैं, कितनी अचीवमेंट हुई हमारी, कितना हमने प्राप्त किया, हमारा विजन क्या है, क्या विजन होना चाहिए, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। टोटल जो चर्चा हुई वो साहब काशीराम जी, बहन मायावती और उनके आसपास के बारे में, यानी कि ऑब्जेक्ट पर चर्चा नहीं हो रही है।
चर्चा व्यक्तिगत हो रही, क्योंकि किसी व्यक्ति की इच्छा जाग गई, किसी व्यक्ति की इच्छा जाग गई तो वो अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए औरों को उसमें शामिल कर रहा है और नाम ले रहा है कि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है बामसेफ का। रजिस्ट्रेशन होना अच्छा है या रजिस्ट्रेशन होना खराब, इस पर चर्चा नहीं हो रही है। वो उनको कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो बामसेफ किसी के भी कब्जे में जा सकती है, जबकि बामसेफ कब्जे में तब जाती है जब रजिस्ट्रेशन होता है। मतलब उल्टी बातें सिखा रहा है और लोग उसकी बात को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, क्योंकि उसमें 2 4 5 लोग अपने जैसे जिनकी इच्छा जागी या जो जानकार नहीं होंगे या जो कम जानकार होंगे मिला लिए होंगे। चंडीगढ़ में अधिवेशन होता है और वहाँ जिनको पढ़ाया, जिनको सिखाया, जिनको समझ नहीं आया, जाने में अनजाने में उन्होंने वहाँ बिगलू बजा दिया विद्रोह का। बारीक बात देखिए कि साहब काशीराम जी ने बामसेफ छोड़ी नहीं, बामसेफ उनको दे दी, ले जाओ बामसेफ। और वो बामसेफ लेके खुश हो गए और उन्होंने बामसेफ का जाकर रजिस्ट्रेशन करा लिया। और उन्होंने साहब काशीराम जी ने सरकारी कर्मचारियों के बामसेफ का लालच छोड़ के, जबकि पैसा वहीं से आता था, DS4 और बामसेफ में पूरा ध्यान लगाया और पूरी ज़िंदगी प्रतिज्ञा की कि अब वो BSP के लिए काम करेंगे। पॉलिटिकल मोटिव तब आसान था, क्योंकि जैसा EVM वगैरह में ऐसा नहीं है, इतना पैसा भी खर्च नहीं हो सकता था और उनका मोटिव उनका रहा होगा या उनको सर्कमस्टांसेस जो हुए हैं उनसे बामसेफ छोड़नी पड़ी। यानी कि जो सोशल रिफॉर्मेशन का काम था वो छोड़ दिया उन्होंने और जो पॉलिटिकल रिफॉर्मेशन का काम था वो उन्होंने पकड़ लिया। तो बामसेफ के लोग जिन्होंने वहाँ मीटिंग की, जिन्होंने साहब काशीराम जी को ये कहने पे मजबूर किया कि बामसेफ को ले जाओ, उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि जब वो यकीन नहीं करते थे कि क्या करना है क्या नहीं है तो बामसेफ को चलाते, पर बामसेफ उनसे चली नहीं। उनको पता ही नहीं था कि बामसेफ में करना क्या है। बामसेफ बस जितना पैटर्न उन्होंने सीखा साहब काशीराम जी से उतना ही घिसटते पिसटते रहे और आज तक भी वही पैटर्न है, कोई पैटर्न में चेंज नहीं है। बल्कि जिन चीज़ों के लिए बामसेफ ने मना किया, जिनको बैन किया, वो चीज़ें और शामिल कर ली, राजनीति भी शामिल कर ली उसके अंदर, मजहब और धर्म भी शामिल कर लिए उसके अंदर, और उसके अंदर एजिटेशन भी, यानी कि जो विरोध प्रदर्शन होते हैं वो भी शामिल कर लिए, जबकि वो उसकी थीम थी नहीं। उसके लिए DS4 थी और BSP थी जो अलग अलग बनी हुई थी। तो विजन का पता नहीं, बस जिद्द थी किसी व्यक्ति की कि उसको राग जाग गए कि उसको साहब काशीराम बनना है या उस व्यक्ति को कहीं नाम कमाना है या कुछ भी रहा होगा। खोबरागड़े को कोई नहीं जानता आज की डेट में, और खापर्डे साहब के 2 टुकड़े 3 टुकड़े 4 टुकड़े हुए हैं। अभी यहाँ खापर्डे साहब का जो कार्यक्रम लगा स्मृति दिवस, यानी जो उनका मरण दिन था, उस पर बामसेफ के एक धड़े ने कार्यक्रम लगाया एक दिन दिल्ली में, और उसके अगले दिन बामसेफ के दूसरे धड़े ने लगाया सेम खापर्डे जी के नाम से। हमने कहा भी था भैया खापर्डे जी के टुकड़े आज आपने किए हैं। खापर्डे जी संत आदमी थे, बड़े आदमी थे, पर संत आदमी को सिखाने में पढ़ाने में जल्दी आसानी होती है, क्योंकि संत आदमी सीधा सच्चा होता है, जिसने जो बात कह दी वो मान लेता है। वो इतना ज़्यादा नहीं सोचता कि ये चीज़ें खराब होने वाली हैं। काश अगर खापर्डे जी सोच लेते खोबरागड़े क्या बोल रहे हैं, या जो झल्ली जी हैं वो सोच लेते कि ये जो खोबरागड़े है ये क्यों कह रहा है, इसका क्या मकसद है, या पूछ लेते या इसको डिस्कस करा लेते, तो बामसेफ आज ज़्यादा स्ट्रांग होती और वो संघ का रूप ले चुकी होती और वो संघ का काम बहुत तेज़ी से कर रखी होती। क्योंकि साहब काशीराम जी ने उसको रजिस्टर्ड ना कराने का ऐलान किया हुआ था, उन्होंने नहीं कराई रजिस्टर्ड, और उसके अंदर बहुत तेज़ी से लोग इकट्ठे हुए और उसका एक इज्जत थी और उसका एक नाम था और उसका एक रुतबा था, और वो रुतबा इतना बड़ा हो जाता कि लोग आज बाकी सबको भूल जाते, बामसेफ को याद रखते और सारा देश सुखमय हो जाता। पर नहीं हुआ। एक व्यक्ति के लालच के कारण, एक व्यक्ति के गलत सोच के कारण, एक व्यक्ति के राग के कारण। ये बारीक बातें हैं जो साहब काशीराम जी के मूवमेंट में कोई आपको बताने वाला नहीं है और कोई बताएगा भी नहीं, क्योंकि ऐसी बातें लोग डर के नहीं बताते। अरे क्यों बताएं, नुकसान होगा। नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा होगा। ऐसी चीज़ों को दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। साहब काशीराम जी अगर उस समय बामसेफ को नहीं उनको देते और अपने पास बामसेफ को रखते तो बामसेफ और स्ट्रांग होती। बल्कि तीनों चीज़ें, जो DS4 है, जो BSP है और जो बामसेफ है, इसके अलावा जो और भी चीज़ें बनती वो भी बहुत स्ट्रांग होती, क्योंकि हमारा सबका एक कमान एक फरमान होता उस समय।
और हम एक कमान एक फरमान में काम करते। जो चीज़ शुरू में बनती है उस पर लोगों का यकीन रहता है, जब वो टूटती बिखरती रहती है तो लोगों के यकीन भी टूटते बिखरते रहते हैं, फिर उनको समेटना भारी पड़ जाता है। आज हम अपने पीर फकीर समर संत मान्यवर साहब काशीराम जी को याद कर रहे हैं। हम व्यक्ति को याद नहीं करते, ना ही हम व्यक्ति के बारे में बात करते, हम उनके काम के बारे में बात करते हैं जो उन्होंने काम किया। अकेले उन्हें काम करना पड़ा, अच्छा भी है खराब भी है। अच्छा यह है कि भाई संघ नहीं बन पाया तो कम से कम एक व्यक्ति ने काम किया। खराब यह है कि एक व्यक्ति के परिणाम जितने आ सकते थे उतने आए, और उसके बाद जो दुष्परिणाम आते हैं वो भी आए और आ रहे हैं। व्यक्तियों के हमेशा परिणाम और दुष्परिणाम दोनों आते हैं, और संघ के हमेशा परिणाम आते हैं, दुष्परिणाम नहीं आते हैं। हम किसी भी हालत में अपने किसी महापुरुष का जयकारा नहीं लगाते, पर उसके काम का जयकारा लगाते हैं। क्या काम किया क्या नहीं किया ये समर संघ को बताने की बहुत ज़रूरत है, अच्छा काम भी और खराब काम भी। पीर फकीर समर संत मान्यवर काशीराम जी ने जागरूकता का काम बहुत ज़बरदस्त किया। एक व्यक्ति अपनी पूरी ताकत से जितना काम कर सकता है उससे 100 गुना ज़्यादा काम करके वो गए हैं, पर उसका नुकसान हो गया। नुकसान क्या हुआ? क्योंकि जो झटके उन्होंने शुरू में खाए उसके बाद में संघ बनाने की उन्होंने कोशिश नहीं की, क्योंकि व्यक्तियों से यकीन उठ गया होगा। जब इतने भरोसे के व्यक्ति जो साथ लगे वाले थे और इतने सीधे साधे लोग थे, जब वो बदल गए, आगे कौन कौन बदल जाए क्या पता चलता है कि कोई एमएलए, कोई एमपी का टिकट, कोई फलाना, कोई ढलाना, कोई पैसा, कोई ये, कोई वही, कोई गारंटी नहीं। तो हो सकता है व्यक्तियों से भरोसा उठ गया हो, पर काम करना था, क्योंकि काम करने का बीड़ा उठाया था। तो काम करते गए, काम चलाते गए, काम आगे बढ़ता गया। पर बहुत सारे ऐसे लोग जो मतलबी थे, जो बहुत सारे ऐसे लोग जो लालच से आए, बहुत सारे जो मौकाप्रस्त लोग, तो वो घुसते गए, चले गए, और आइडियोलॉजी एक साइड में होती चली गई और मौकाप्रस्ती आगे बढ़ती चली गई। उसका नुकसान ये हुआ कि बहुत सारे लोग साहब काशीराम जी के, पीर फकीर समर संत मान्यवर साहब काशीराम जी की आंख बंद होने के बाद उनके दावेदार हो गए। मैं भी काशीराम, मैं भी काशीराम, मेरा काशीराम, मेरी पार्टी का नाम काशीराम, मेरे संगठन का नाम काशीराम, और मैं 78 का असली सिपाही, और मैं 74 का असली सिपाही, और मैं 73 का असली सिपाही, और मैंने तो ऐसा किया और मैंने तो वैसा किया, मैं तब रहा। जितने चेले चपाटे थे वो नहीं समझ पाए कि साहब काशीराम जी संघ बनाना चाहते थे। साहब काशीराम जी ने शुरू में संघ बनाया था। पीर फकीर समर संत ने जो चोला पहना था वो एक संत का पहना था। अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, पैसा छोड़ा, नौकरी छोड़ी, लालच छोड़े, वो संतों की वाणी थी। वो संघ का निर्माण करने का पूरा, बेशक उनको पता हो या ना हो संघ का, पर काम वो संघ वाला ही कर रहे थे। आज मेरी एक बहुत ऐसे व्यक्ति से बात हुई जो उनके साथ रहते थे। उन्होंने ये कहा कि जो काम समर संघ कर रहा है यही काम साहब काशीराम जी ने शुरू में किया था। ये उनके सेंटेंस है, मैं अपने नहीं बता रहा, यही काम किया था। और आज मुझे समझ में आ रहा है कि कहाँ साहब काशीराम जी से दिक्कत हुई, कमी हुई, जो समर संघ में नहीं है। ये सेंटेंस बहुत बड़ा सेंटेंस जो उन्होंने कहा, मतलब उन्होंने समर संघ के काम को ना केवल रिकॉग्नाइज किया बल्कि ये भी कहा कि दिस वर्क इज़ बेटर देन साहब काशीराम जी, जो संघ था उनका उसके हिसाब से। यानी ये समर संघ के लिए एक उपलब्धि है कि उनके समय का एक पुराना जानकार व्यक्ति जो अच्छा खासा प्रोफेसर, वो ये कहता है कि समर संघ जो काम कर रहा है वो साहब काशीराम जी वाला काम है और उनसे बेहतर है। उसमें जो कमियां थी, क्योंकि उन्हें संघ का नहीं पता होगा, हम तो यह संघ को सब लोग आपस में डिस्कस करते रहते हैं, कमियां दूर करते रहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम भी काम कर रहे हैं, हम और तरह का काम कर रहे हैं, पर जो समर संघ काम कर रहा है वो अल्टीमेट काम है। दिस इज द अल्टीमेट वर्क बाय समन संघ। ये समन संघ के द्वारा उच्चतम कार्य है और यही आखिरी कार्य है। और हम जो काम कर रहे हैं वो टेम्परेरी है, पर हमारी मजबूरी हम कर रहे हैं, और हम थोड़े समय बाद समर संघ में आके मिल जाएंगे। कितनी बड़ी उपलब्धि है समर संघ के लिए, क्योंकि साहब काशीराम जी के पुराने समय के लोग ये बात कह रहे हैं। इससे पता चलता है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक जा रहा है। तो थोड़ी सी सावधानी भी लेनी चाहिए। थोड़ी सावधानी ये लेनी चाहिए कि जो पुराने समय में घटनाएं घटी हैं उनसे सबक लेते हुए हमको दृष्टि दूर करनी चाहिए, दूर की दृष्टि। किसी भी हालत में छोटा नहीं सोचना चाहिए। संघ क्या करेगा क्या नहीं करेगा किसी को नहीं पता, पर मिलेंगे सारे एक साथ, जब बैठेंगे तो वही करेंगे। इसलिए जो करेंगे बेहतर करेंगे, तो यकीन रखना चाहिए। संघ किसी व्यक्ति का नहीं है, ये यकीन रखना चाहिए। और जिस व्यक्ति को ये यकीन नहीं है, मैं यकीनन कह सकता हूं कि वो व्यक्ति व्यक्तिवादी है।
जिस व्यक्ति को ये यकीन नहीं है कि संघ में कोई व्यक्ति नहीं है या कोई व्यक्ति आने वाला है, वो व्यक्ति अपने आप को देखे और सोचे कि वो व्यक्ति के बारे में इतना क्यों सोचता है और क्या कारण है। कहीं वो व्यक्तिवादी व्यक्ति तो नहीं है, क्योंकि जैसा सोचता है वैसा व्यक्ति खुद होता है। तो काम ना रुके, तो काम नहीं रुकना चाहिए। पहले एक मिस्टेक हुई साहब काशीराम जी से कि साहब काशीराम जी ने बाम सेफ को दे दिया, ले जाओ भाई चला लो इसको, पर चली नहीं। पर इस बार वो मिस्टेक नहीं होने वाली। यहाँ कितने भी लोग आए, कैसे भी आए, संघ कहीं नहीं जाने वाला। संघ लोहे की तरह आगे बढ़ेगा, टन टन करता हुआ आगे बढ़ेगा और बहुत तेज से आगे बढ़ेगा। पुरानी कमियां सब दूर कर चुके हैं और नई कमियां आएंगी उनको भी दूर करेंगे। किसी भी हालत में इस संघ को अपने ऑब्जेक्ट तक और ऑब्जेक्ट के बाद तक पहुंचाने का हमारा सबका मकसद है और इसी के लिए हम अपना जीवन देने के लिए तैयार बैठे हैं। यहाँ पीर फकीर समर संत से एक बात हमको सीखना चाहिए। एक जिद्द होती है काम करने की, और जब जिद्द होती है काम करने की तो काम छोटा होना शुरू हो जाता है और उद्देश्य पूरे होने शुरू हो जाते हैं। साहब काशीराम जी में जिद्द थी तो बहुत सारे लोगों ने उनको धोखा दिया, बहुत सारे लोगों ने छोड़ा, बहुत सारे लोगों ने चालें चली, पर जिद्द थी। जितना व्यक्ति जीवन में कर सकता था उतना करके गए, उससे ज़्यादा करके गए, 100 गुना ज़्यादा करके गए। तो एक व्यक्ति की जिद्द अगर आपको थोड़ा सा सुख दे सकती है तो सब लोग अगर जिद्द करेंगे जुड़ने की, सब लोग अगर जिद्द करेंगे जोड़ने की, तो कितनी जल्दी काम होगा हमारा, कितनी जल्दी हम आगे बढ़ेंगे, लाइन हमारी ठीक है, ये सब बताते हैं। इसलिए कल का जो हाउस है वो इम्पोर्टेंट है। सब लोग हाउस में रहें। कल के हाउस में एक बड़ा बदलाव होगा, उसको काम को गति को आगे बढ़ाने के लिए बदलाव होगा। क्योंकि जब एक कोई हल होता है या कोई फावड़ा होता है, जब उसको चलाते रहते हैं तो थोड़े समय बाद वो खुट्टल हो जाता है। देखने में ऐसा लगता है कि वो चमक रहा है, क्योंकि वो मिट्टी से घिसता है तो लोहे का भी चमकना लगता है ऐसे जैसे स्टील का हो गया हो, पर दरअसल वो ब्लंट हो जाता है, खुट्टल हो जाता है। तो उसमें धार लगानी पड़ती है, तो थोड़ी धार लगाते हैं, फिर दोबारा से काम पे लगाते हैं। तो वैसे ही चेंजेस करने बहुत ज़रूरी हैं, वरना कितने चमकदार हमारा संग हो, उसकी धार खत्म हो जाएगी, वो खुट्टल हो जाएगा। और खुट्टल से हम ज़मीन नहीं खोद सकते, खुट्टल से हम कोई काम नहीं कर सकते। इसलिए खुट्टल और ब्लंट नहीं होना चाहिए, धार लगती रहना चाहिए, चेंज होते रहना चाहिए, परिवर्तन होते रहना चाहिए। क्योंकि जो खेत में मिट्टी परिवर्तित नहीं होती वो उपजाऊ नहीं होती। जिस खेत के अंदर मिट्टी नहीं पलटी जाती है उससे फसल नहीं आती, उसमें फिर घास ही आती है। तो इसलिए ये सब परिवर्तन होने बहुत ज़रूरी हैं। और कुछ परिवर्तन होंगे, कुछ कठोर बातें भी होंगी, कुछ अच्छी बातें भी होंगी, सबके साथ होंगी, सबके विचार के साथ होंगी। कल हमारा हाउस लगेगा, हाउस में सब लोग उपस्थित रहें। 8 बजे हाउस लगेगा। जो बाहर के लोग हैं वो भी आ सकते हैं, वो सुन सकते हैं, और जो संगी हैं उन सबको सूचना हो जाए कि सारे संगी आ जाएं। कोशिश रहे कि हमारी संख्या ज़्यादा से ज़्यादा रहे और सब लोग अपने काम पे लग जाएं। क्योंकि 11 फरवरी के बाद से पूरे भारत और भारत के बाहर में एक बहुत अच्छा पॉजिटिव मैसेज है। लोगों का यकीन दोबारा से मजबूत हुआ है कि कुछ हो सकता है, कुछ हो ही सकत है। साहब काशीराम जी के समय में साहब काशीराम जी कहते थे हो ही सकत है, यानी हो सकता है। वो पॉलिटिकल वे में बोला करते थे कि हम शासक जमात बन सकते हैं, यह हो सकता है, हो सकत है। और हम इस बात को फिर रिपीट कर रहे हैं कि सारे जब इकट्ठे होंगे, सारा संघ जब इकट्ठा होगा, तो जो साहब काशीराम ने सोचा था वो तो पॉलिटिकल था, पर जो बामसेफ का पैटर्न था वो बामसेफ का पैटर्न होगा ही होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि पहले भी हुआ है और अभी भी होगा। और जब जब संघ इकट्ठा होता है परिणाम वही आता है जो संघ चाहता है। परिणाम वो नहीं आते जो प्रकृति चाहती है, परिणाम वो होते हैं जो संघ चाहता है। क्योंकि ना खाता ना वही, और जो संघ कह दे वो सही। जिद हमारी जुड़ने की है, जुड़ेंगे जीतेंगे। जो जो जुड़े हैं वो जीते हैं, जहाँ जहाँ जुड़े हैं वहाँ वहाँ जीते हैं, जब जब जुड़े हैं तब तब जीते हैं, जैसे जैसे जुड़े हैं वैसे वैसे जीते हैं। ताल कटोरा स्टेडियम में जुड़े तो वहाँ खूब जीते, खूब हमने वहाँ अपना खून बढ़ाया, खूब बढ़े। इससे आगे और बड़े स्टेडियम में इकट्ठे होंगे तो खूब खून बढ़ेगा। जब हम सारे इकट्ठे हो जाएंगे पूरे देश में तो फिर कहने ही क्या होंगे, हमारे सारे के सारे कष्ट अपने आप ही दूर हो जाएंगे। यही सच है, यही संघ है। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। मेरी किसी बात से अगर किसी को कोई ठेस लगी हो तो मैं संघ से माफ़ी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ़ करे, संघ मुझे माफ़ करे, संघ मुझे माफ़ करे। साधु साधु
साध 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 बहुत बहुत साधुवाद सर। साधु सर, साधु बहुत बहुत साधुवाद सर। साधु 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 और अगेन ढेर सारा साधु साधु सब गुजरात सर के लिए। साधु साधु साधु। ये सुधीर सर थोड़ा सा बाम सेब का 2-5 मिनट और बता दें कि कैसे वो कौन थे, कौन कौन नाम वगैरह जो है ना जल्दी बोलकर, और उसके बाद ये फिर टुकड़े के पे टुकड़े शुरू में तो हुए नहीं होंगे ना। नहीं, बेसिकली क्या हुआ था कि साहब काशीराम जी ने जब बाम सेब का काम शुरू किया तो उसमें होता क्या है, मानव का स्वभाव होता है। मानव का स्वभाव होता है कि उनको लगता है कि भाई साहब काशीराम जी का तो बड़ा नाम हो गया, या ये तो कल को देश के नेता बनने वाले हैं, या मैं तो पीछे रह गया, या क्या बोलते हैं ये लेकर ना भाग जाएं इसको बाम सेब को। बहुत सारी बातें मानव स्वभाव में आती हैं, मतलब कहीं ना कहीं उसका यकीन हिल जाता है जो काम चल रहा है। कई बार बहुत ज़्यादा अति होती है, जैसे किसी व्यक्ति का ये ध्यान ना होगा, अरे साहब काशीराम जी पे लगाम लगा के रखो भाई, कभी ऐसा ना हो कि साहब काशीराम जी हमको बेच आएँ। तो हो सकता है कोई ज़्यादा ही हितैषी हो गया हो बाम सेब का, और उसने बाम सेब की काम किया ना हो और बाम सेब की सुरक्षा का ठेका ले लिया हो कि बाम सेब को सुरक्षित करना है मान्यवर काशीराम जी से। तो उसको लगता हो कि जबकि काशीराम जी ने 1000 बार ये कहा था कि भाई अगर कल को मुझे लगे कि मैं कहीं कुछ ऐसा बोल रहा हूँ या कोई ऐसी बात हो गई तो ये मान लेना कि मैं बिक गया हूँ और मेरे को निकाल देना, छोड़ देना मेरे को। उन्होंने सारी चीज़ें बता के रखी हुई थी, पर व्यक्ति को खुद लालच आ जाए, व्यक्ति को खुद आ जाए। तो जो राम खोबरा गड़े थे वो करेक्टर थे जिन्होंने लोगों को वहाँ भड़काना शुरू किया, और जो उनके साथ के सीधे साधे लोग थे वो झल्ली जी और खापर्डे जी दोनों बड़े अच्छे लोग थे, और एक उनके जो वो बने थे सेक्रेटरी आपटे, मनोहर आपटे, तो वो मनोहर आपटे की पिटाई भी करा दी और उनके हाथ में तुड़वा दिए, उनको छत से फेंकवा दिया, वो बच गए। उसके बाद में वहाँ लोगों को भड़काना शुरू किया। जब कुछ नहीं मिला तो साहब और क्या बोलते बहन मायावती जी के जो रिलेशनशिप है उन पर बदनाम करने के लिए उन्होंने वहाँ मीटिंग लगाई। तो ये बातें चल के फिर वो पूरी तरह से माहौल बनाया गया वहाँ पे ना, कुछ लोग इकट्ठे किए गए। तो आदमी जब बोलता है तो बहुत सारी बातें करता है, कुछ कमियां रही होंगी जो उस समय की होंगी, उनको बात का पतंगड़ बनाया होगा, पर उद्देश्य भूल गए वो लोग कि हम किस लिए इकट्ठे हो रहे हैं, किस लिए नहीं। जब व्यक्ति अपने लिए मोड़ता है किसी चीज़ को तो उद्देश्य याद नहीं रहता उसे, फिर उसे अपना ऑब्जेक्ट याद रहता है, फिर उसे बड़ा ऑब्जेक्ट याद नहीं रहता। बस वो सीधे साधे लोग उनके लपेटे में आ गए। बाद में हालांकि उसका बड़ा खामियाजा हुआ, क्योंकि बाम सेब उभर ही नहीं पाई, बाम सेब में वो रौनक नहीं आ पाई, आज तक नहीं आ पाई जो उस समय थी। उस समय जो जज्बा था, उस समय संसाधन कम होने के बाद भी उस समय रौनक रहती थी बाम सेब में, और सारे लोग दिन रात मन से काम किया करते थे, तन से काम किया करते थे, पर वो बात बनी नहीं। और आज तक भी फिर बाम सेब के लगातार टुकड़े, क्योंकि बाम सेब जो साहब काशीराम जी ने उनको दी, उन्होंने अच्छी नीयत से नहीं ली, उन्होंने छीनने के हिसाब से ली, उन्होंने काम करने के हिसाब से नहीं ली। बाम सेब को उन्होंने साहब काशीराम जी से हटाने के उद्देश्य से छीना। और जब ऐसा काम निगेटिव होता है तो आपस में लड़ाइयाँ होती हैं। वो लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं कि भाई अब हम बाम सेब को साहब काशीराम जी से तो ले आए, तो अब इसका मालिक कौन बनेगा, तो फिर उनमें मालिक का झगड़ा होने लगा। अच्छा, एक मालिक बना, उसको 2-4 साल उन्होंने टॉयलेट किया, फिर दूसरा मालिक बना, फिर उनके टुकड़े हो गए। फिर उसके बाद उसमें बाम सेब के अंदर लगातार टुकड़े होते गए, जो आज तक भी हो रहे हैं, क्योंकि उसको छीन के लेके आए थे, वो उसको जबरन लेके आए थे। वो हाउस से पास होके या लोगों की इच्छा अनुसार नहीं आई थी। लोग नहीं चाहते थे कि बाम सेब हटे या साहब काशीराम। लोगों का जो फेथ था वो साहब काशीराम जी का जो विचार, जो आइडियोलॉजी थी उसमें थी, और उनके पास कोई विचार भी नहीं था। वो पैसा ले लेते थे लोगों से, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को पैसा होता था, और सरकारी कर्मचारियों की मजबूरी थी कि वो राजनीतिक मंच पर या राजनीतिक काम नहीं कर सकते थे। इसका बेनिफिट उठाया उन्होंने, और वो उनको धमकाते थे, कह रहे भाई काशीराम तो राजनीतिक हो गया और तुम तो राजनीति में जा नहीं सकते।
तो वो सामाजिक काम उतने ही पैटर्न पे करते रहे आज तक भी, जो पैटर्न और जितना काम साहब काशीराम जी ने बताया और किया, उससे आगे नहीं बढ़ा। ये कमाल की बात है कि वो सोच ही आगे नहीं बढ़ी, ना सोच आगे बढ़ी, ना ऑब्जेक्ट आगे बढ़ा। और आज तक भी वामसेफ के पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं आज तक भी, सिवाय इसके कि वो साल में एक बार वहाँ वो लगाते हैं, अधिवेशन लगाते हैं और कहते ये हैं कि हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बस वो जगाने काम कर रहे हैं, और लोग कितने जगे कितने नहीं जगे इसका हमें परिणाम इससे पता चलता है कि हमारे अधिकार जा रहे हैं या आ रहे हैं। अगर लोग जगे हैं तो अधिकार जा क्यों रहे हैं, और अगर वास्तव में लोग जगे थे तो अधिकार बढ़ने चाहिए थे, तो पता नहीं चल पा रहा। और आपस में ये लड़ते हैं एक दूसरे से, ये और भी ज़्यादा बुरी बात है, क्योंकि साहब काशीराम जी ने इनको आपस में लड़ना नहीं सिखाया। पर अगर किसी घर के अंदर किसी बाप की जायदाद पे 10 बेटे आपस में झगड़ा करें और बाप के जीते जी उससे साइन करा लें, या बाप उनको अपनी प्रॉपर्टी सारी दे दे के जाओ तुम अपना प्रॉपर्टी लो, खाओ पियो मौज करो, तो बाद में उन 10 के 10 जो लड़के हैं उनमें भी झगड़ा होता है, क्योंकि उन्होंने अपने बाप के साथ अच्छा नहीं किया, जबरन प्रॉपर्टी ली है, तो उनमें भी झगड़ा होता है कि तुमने ऐसा किया तुमने ऐसा किया, तो वो शांति से रह जाते नहीं। ये एक धर्म का नियम है कि पाप अगर आप करोगे तो पाप का परिणाम कभी भी सुखदायक नहीं आ सकता, वो हमेशा दुखदायक ही आता है। तो आज भी वामसेफ की जो नियति है वो सुखदायक नहीं है, भले ही कोई कुछ भी कहता रहे, पर ये बात सबको पता है कि वामसेफ के 40 टुकड़े हैं। और जब भी वामसेफ वाला कोई व्यक्ति कहीं कोई बात करता है किसी से, तो आदमी फौरन ये पूछता है कौन सी बाप से, कौन सी वामसेफ। और ये कौन सी वामसेफ का जो सेंटेंस है वो उनको चुभता है, वो उनको इतना चुभता है कि वो कुछ नहीं कह पाते, मगर वो सोचते नहीं इस बात के लिए कि हमने जो पहले किया है उसका परिणाम आ रहा है, उसका विपाक है, उसका फल आ रहा है उसका। और जब तक वो इकट्ठे नहीं होंगे और इकट्ठे होके अपने जो उसके फाउंडर थे, जो साहब पीर फकीर समर संत मानव काशीराम जी थे, जब तक ये बात एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हाँ हमसे वो मिस्टेक हुई, हमको उस समय नहीं अलग होना चाहिए था, क्योंकि अलग होने का कोई रीज़न नहीं था। अगर उन्होंने साहब काशीराम जी ने कुछ ऐसा काम किया होता जो संघ के विरुद्ध होता, वामसेफ के विरुद्ध होता, या वामसेफ के कोई नीति विरुद्ध बनाई होती, या लोगों के विरुद्ध बनाई होती, या इसको बेच आए होते, या कहीं समझौता कर लिया होता, या कहीं पे इसको गिरवी रखाए होते, या कहीं किसी को वोट देने के लिए किसी का फेवर किया होता, कोई बात सामाजिक विरुद्ध होती तो समझ में आती। तो लोगों ने ये समझा ही नहीं कि भाई समाज के विरुद्ध तो कोई काम किया ही नहीं, उन्होंने जितना काम किया वो समाज के हित में किया। उन्होंने वामसेफ बनाई सरकारी कर्मचारी के लिए, DS4 बनाई उन्होंने जो गैर सरकारी आदमी थे उनके लिए, और राजनीतिक पार्टी उन्होंने बनाई जो राजनीतिक अधिकार थे उनको प्राप्त करने के लिए। इसमें गैर सामाजिक तो कुछ था ही नहीं। और तो जब गैर सामाजिक नहीं था तो वो लड़ किससे रहे थे, तो अपने लोग अपने ही उससे लड़ रहे थे, और उनके पास कोई विचार भी नहीं। वो इतने सारे लोग अपने आप को काबिल मानते हैं, पर वो सारे के सारे डिफीट खा गए। साहब काशीराम जी का काम तो कहीं का कहीं बढ़ गया अकेले व्यक्ति का। हालांकि अकेले व्यक्ति का परिणाम बाद में ठीक नहीं आते, मैंने पहले बताया है, हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते, पर उन लोग इतने सारे लोग इकट्ठे थे, परिणाम तो उनके ज़्यादा आने थे, उनके तो परिणाम आए नहीं, उनके परिणाम आज तक नहीं आए। वो आज तक भी एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे के टुकड़े कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि हमारा जो बर्बादी का कारण है, जो भी कुछ है, वो कहीं ना कहीं जो छोटी छोटी घटनाएं होती हैं उसका कारण है, और इनको देखना चाहिए। उसका जो आज हमें जो रिजल्ट देखने को मिलता है वो ये मिलता है कि वामसेफ हमारे हाथ से निकल गई। अगर वामसेफ एक ही होती और पूरे देश पे और पूरे भारत में छाई हुई होती, दुनिया में छाई हुई होती, तो वो सबसे बड़ा संगठन होती पूरी इंडिया का और दुनिया का, क्योंकि हमारी संख्या बहुत ज़्यादा थी और उसके परिणाम बड़े सुखदायी होते और ये अधिकार जाते भी नहीं। तो यहाँ मेरा सिर्फ इतना ही आज उनके जो जयंती है उस पर इतना ही बताने का है कि अपनी सोच को बड़ा रखना चाहिए और छोटी छोटी बातों को छोड़ देना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, ये बड़े ऑब्जेक्ट को ख़राब कर देती हैं। हालांकि हम सावधान हैं, अभी होने नहीं देंगे ऐसा, मगर फिर भी क्या बोलते हैं, और ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास में ये आखिरी मौका है और हो सकता है कि आखिरी मौका भी हमारे हाथ से निकल जाए। आगे आने वाले घटनाक्रम बड़े खतरनाक हैं, पता नहीं क्या चीज़ होने वाली है क्या नहीं होने वाली है, क्योंकि हम डे टू डे जो घटनाएं होती हैं उसके हिसाब से काम करते हैं, भविष्य का तो हमें भी पता नहीं रहता। तो अभी हम इतने ज़्यादा पावरफुल भी नहीं है, इतने ज़्यादा इकट्ठे भी नहीं है कि हम कहीं किसी चीज़ से टकरा के और ये कह सकेंगे नहीं हमारी बात सुनी जाए। अभी हम बहुत छोटे से हैं, पिद्दी है ना, पिद्दी का शोर वहाँ है। तो इसलिए मैंने आपको ये सारी बातें इधर बताई हैं, क्योंकि आज दिन था, मौका था बताने का, और हमको पीर फकीर समर संत मान्यवर काशीराम जी का जितना हो सके उतना संत वाला रूप बताना चाहिए, ताकि लोगों को ये ध्यान रहे कि अगर साहब वामसेफ चला रहे होते और वामसेफ अगर साहब ने पूरी तरह से नियम बना के समाज को दी होती और वो व्यक्तिवादी ना हो गई होती या रजिस्टर्ड ना होती, तो आज वामसेफ कुछ और होती हमारी, और आज हमें समर संघ की जरूरत नहीं पड़ती, वामसेफ ही हमारा समर संघ होती। इतना कहना था मुझे सर।
बुद्धि